हेलो डियर स्टूडेंट। तो अब तक हमने सॉल्यूशन में राउल्ट लॉ को पढ़ लिया है, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, उसके डिफरेंट टाइप, सबको काफ़ी ज़्यादा डिटेल में जाकर सीखा है, समझा है। अब आज समझ लीजिए हम इस चैप्टर का लास्ट सेगमेंट कवर कर रहे हैं, जिसमें हम कवर करेंगे हमारे एबनॉर्मल मास का कॉन्सेप्ट और कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी से उसका रिलेशन, वांट ऑफ फैक्टर और एबनॉर्मल मास, इन दो टॉपिक को आज हम लोग को कवर करना है। तो चलो हेडिंग डाल देते हैं, एबनॉर्मल मास। भैया नॉर्मल मास तो सुने हैं, अब ये नया कौन सा टर्म आ गया, एबनॉर्मल मास या एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास, या इसी को कई बार हम लोग एबनॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी भी बोल देंगे। ठीक है, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। तो एक बात आप लोग समझना बच्चों कि जब प्योर सॉल्वेंट रहता है ना, जैसे मान लो प्योर सॉल्वेंट में मेरे पास कुछ भी वाटर है, ठीक है, और जब उसमें कोई नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट आके जुड़ता है, पूरे चैप्टर में आपको नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट पे ही बात करनी है। एक सिंगल जगह किसी भी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में हमने वोलेटाइल सॉल्यूट को नहीं पढ़ा है, क्योंकि हमारे सिलेबस में ही नहीं है। पूरा केस, पूरा का पूरा सिस्टम नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट पे चलाया गया, क्योंकि सॉल्यूशन हमको आइडियल लेना था। क्लियर? तो मेरे प्यारे बच्चों, एबनॉर्मल मास के कॉन्सेप्ट को मैं बता रहा था कि जब प्योर सॉल्वेंट रहता है ना, ठीक है, उस समय उसका खुद का कोई मॉलिक्यूलर मास होगा। फॉर एग्जांपल वाटर का मॉलिक्यूलर मास होता है 18 ग्राम। ठीक, सॉल्यूट उसमें कुछ ग्लूकोज आप लोग ऐड कर रहे हो, ठीक है, तो उसका अपना कुछ मास होगा। पर जब ये लोग जाके सॉल्यूशन बनते हैं ना, तब इनके मॉलिक्यूल्स आपस में इंटरेक्ट होते हैं, है ना। वो तो एक इलेक्ट्रोलाइट की तरह बिहेव करेंगे, हालांकि ग्लूकोज, यूरिया ये सब इलेक्ट्रोलाइट नहीं है ना, ठीक है, कोई भी दूसरा इलेक्ट्रोलाइट। तो मॉलिक्यूल्स जब आपस में इंटरेक्शन करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है, ये लोग या तो एक दूसरे से एसोसिएट होंगे या डिसोसिएट होंगे। मतलब ये केमिकल बॉन्डिंग की फिनोमिना चली ना। तो जब केमिकल बॉन्डिंग की फिनोमिना चलती है, मॉलिक्यूल इंटरेक्ट करते हैं, तब उस समय जो हमारा सॉल्यूट का मास होता है वो अपने पहले मास की जैसा आए, ऐसा नेसेसरी नहीं है। हालांकि बहुत बड़ा चेंज भी नहीं आता, चेंज बहुत माइनर सा चेंज रहता है, बट एग्जैक्ट सेम नहीं आएगा। इसीलिए जो चेंज आता है उस समय के मास को हम लोग क्या नाम देते हैं, मॉलिक्यूलर मास। बात समझ में आया? कौन सा मॉलिक्यूलर मास? एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास। नॉर्मल मॉलिक्यूलर मास तो आपको पता होता है, जैसे इथाइल अल्कोहल बोला, आप तुरंत उसका मॉलिक्यूलर मास ला लेंगे। बट एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास का मतलब है कि सॉल्यूशन में जाने के बाद, रिएक्शन करने के बाद, इंटरेक्शन करने के बाद सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल के साथ, उसके मास में कुछ ना कुछ डिफरेंस आया होगा, और वही किससे कंसीडर होगा, एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास के कॉन्सेप्ट से। तो बड़ा साइंटिफिक टॉपिक होने वाला है, खूब इंटरेस्ट आने वाला है। चलो बच्चों, इससे पहले कि मैं आपको ये टॉपिक स्टार्ट कराऊं, मैं थोड़ा सा ना आप लोगों को कुछ बातें ना पीछे ले जाना चाहता हूँ, नोट करा के पॉइंट आप लोग बस देखिएगा, ताकि देखो ये टॉपिक लगता है टफ, पर है कितना आसान अभी आपको समझ में आएगा। पर जो बेसिक फाउंडेशन से मैं उठा रहा हूँ ना, उसको पकड़ के चलना ना। मान लो मैंने कोलिगेटिव प्रॉपर्टी ले लिया, लाइक मैंने ले लिया एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। हमने पढ़ रखा है इसका फॉर्मूला, क्या होता था, मोलर एलिवेशन कांस्टेंट इनटू मोलालिटी। अब मोलालिटी को तो हम लोग एक्सपेंड करते थे, वो क्या होता था, गिवन मास ऑफ सॉल्वेंट अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट। मोलालिटी का ये फॉर्मूला अपॉन इनटू डब्ल्यू है, और ऊपर में क्या लेना, 1000, अगर मास आप लोग को ग्राम में दे तो। ठीक, यहां से आप एक बात साफ समझ पा रहे थे कि ये जो डेल्टा टीबी है, इसको हम लोग क्या बोलते थे, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। और ये अपने आप में क्या होता था, एक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी होती थी। ठीक, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी वो जो सॉल्यूट के पार्टिकल्स के अमाउंट पे डिपेंड करे, उसके नेचर पे ना करे। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप देख पा रहे हो कि ये जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है वो मॉलिक्यूलर मास की क्या है, इनवर्स प्रोपोर्शनल है। तो यहां से एक पॉइंट आप लोग जान लेना कि जो मॉलिक्यूलर मास है, जो मॉलिक्यूलर मास है वो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल आता है। एक पॉइंट तो आप लोग यहां से पकड़ लिए। ठीक, एक और पॉइंट आप लोग समझिएगा, मान लीजिए सेकंड पॉइंट में बोल रहा हूं, ये तो आप लोगों ने पहले ही पढ़ा है कि कोलिगेटिव प्रॉपर्टी का डेफिनेशन ही यही होता है कि वो सॉल्यूट पार्टिकल पे डिपेंड करता है। हालांकि उसके नेचर पे नहीं करता, बट अमाउंट ऑफ सॉलिड पार्टिकल पे डिपेंड करता है। तो ये डिपेंड करता है नंबर ऑफ पार्टिकल्स पे। ठीक है, पार्टिकल्स में भी किसके पार्टिकल्स, तो सॉल्यूट के।
इसका मतलब अगर मैं बच्चे बात करूं यहां पर एसोसिएशन प्रोसेस की, एसोसिएशन हो रहा है ना, एसोसिएशन का मतलब समझ रहे हैं? मैंने अभी बोला ना कि जब सॉल्वेंट और सॉल्यूट आपस में मिलेंगे तो हो सकता है कि दो टाइप की रिएक्शन हो, या तो बॉन्ड टूटे मतलब बॉन्ड ब्रेक करे तो डिसोसिएशन प्रोसेस, या तो बॉन्ड आपस में कंबाइन हो जाए, दो अलग अलग मॉलिक्यूल्स आपस में जुड़ के एक नया कंपाउंड बनाए, तो वो क्या कहलाएगा? एसोसिएशन प्रोसेस। बातें समझ में आ रही है? जब एसोसिएशन होता है, जैसे समझिएगा Na+ और Cl-, दो आयंस आपस में आगे जुड़ के NaCl बना लिया, तो पहले दो आयंस थे, अब कितने हो रहे हैं? एक। तो एसोसिएशन में आप सबको समझ में आ रहा है कि नंबर ऑफ पार्टिकल्स जो है, जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स है मेरे प्यारे बच्चों, वो घट जा रहा है, वो डिक्रीज कर रहा है। और अगर नंबर ऑफ पार्टिकल्स डिक्रीज किया है तो आप साफ साफ समझ पाएंगे कि इस बार कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी भी जो है, जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है वो भी क्या करेगा? डिक्रीज करेगा। सिंपल सी बात है, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी नंबर ऑफ पार्टिकल्स पे डिपेंड किया है। प्रोसेस हो रहा है एसोसिएशन, दो डिफरेंट मॉलिक्यूल्स मिलकर एक हैवी मॉलिक्यूल्स बनाएंगे, बड़ा मॉलिक्यूल्स बनाएंगे, तो नंबर ऑफ पार्टिकल घटेगा, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी भी घटेगा। बट अगर मैं बात करूं मॉलिक्यूलर मास की, तो मॉलिक्यूलर मास पे क्या ड्रामेटिक डिफरेंस आएगा? वो इंक्रीज कर जाएगा। इसलिए तो हैवी पार्टिकल बोला ना मैं, ठीक है? तो क्योंकि मॉलिक्यूलर मास और कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी आपस में क्या है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ये जो पॉइंट बता रहा हूं ना, इसको आप लोग बस एक बार पकड़ के चलो। मैंने पहले इसको नोट लिख दिया है कि इसको आपको बस जानना है, क्योंकि इनके जाने बिना ना काम नहीं बढ़ेगा आगे। ऐसे ही मेरे प्यारे बच्चों, अगर मैं डिसोसिएशन प्रोसेस की बात करूं, मैं किसकी बात कर रहा हूं? डिसोसिएशन प्रोसेस की बात कर रहा हूं। तो डिसोसिएशन में आपको पता है कि एक हैवी मॉलिक्यूल दो छोटे छोटे या उससे ज्यादा छोटे छोटे मॉलिक्यूल में टूटता है। फॉर एग्जांपल यूरेनियम में मान लो न्यूट्रॉन आके टकरा रहा है और वो अपना क्रिप्टॉन और बेरिलियम में टूटते जा रहा है, तो ये क्या हो रहा है? डिसोसिएशन फिनोमेना हो रहा है, जिसमें एक मॉलिक्यूल से ढेर सारे मॉलिक्यूल्स बनने वाले हैं। तो यहाँ पर आप लोग समझ पा रहे हो कि यहाँ पर जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स है, इस बार जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स आ रहे हैं दादा, वो इंक्रीज कर रहे हैं, बिकॉज नंबर ऑफ पार्टिकल के कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। इसीलिए यहाँ पर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी भी क्या हो जाएगी? इंक्रीज कर जाएगी। और जब कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी इंक्रीज करेगा तो मॉलिक्यूलर मास में क्या चेंजेस आएगा? वो डिक्रीज कर जाएगा। तो दीज आर द पॉइंट, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, और इनको हम लोग को आज के लेक्चर में एज अ कॉन्सेप्ट जगह जगह यूज करना है। ये पॉइंट याद रखना ना, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जब भी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी बढ़ेगा, मॉलिक्यूलर मास ड्रामेटिकली डिक्रीज करेगा, क्योंकि रिलेशन ही इनवर्स का है। ठीक है, चलिए ये बात तो हो गई। ठीक है, एबनॉर्मल मास कहीं ना कहीं कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी पे डिपेंड कर रहा है, ये बात तो अब आप लोग समझ गए मेरे प्यारे बच्चों। अब मैं एक काम करता हूं, मैं सीधे सीधे वांट ऑफ फैक्टर को ले आता हूं। एबनॉर्मल मास का कॉन्सेप्ट चलिए अब हटाया जाए, इसको समझ लिए कि जब भी सॉल्यूशन बनता है तो मॉलिक्यूलर मास में कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के चेंज होते ही मॉलिक्यूलर मास पे भी डिफरेंस आ जाता है। हम बात कर रहे हैं वांट ऑफ फैक्टर की। वांट ऑफ एक साइंटिस्ट थे, बहुत सारी जगह पे आप लोग इनकी इक्वेशन पढ़ते हैं। अभी हम इनकी इक्वेशन पे बात नहीं कर रहे, हम इनकी बात कर रहे हैं वांट ऑफ फैक्टर, जिसको किससे रिप्रेजेंट किया जाएगा? आई से रिप्रेजेंट किया जाएगा। किससे रिप्रेजेंट किया जाएगा? आई से। और एक्चुअल में ये आई क्या है? मैथमेटिक्स के स्टूडेंट इसको आयोटा पढ़ रहे होंगे, कॉम्प्लेक्स नंबर चैप्टर में पढ़े होंगे। ये वो आयोटा नहीं है, ठीक है, ये बस एक आई है, वांट ऑफ फैक्टर का सिंबल है। ये होता क्या है बच्चों? तो ये रेशियो होता है नॉर्मल मास, नॉर्मल मॉलिक्यूलर मास डिवाइडेड बाय एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास। और ये नॉर्मल और एबनॉर्मल क्या चीज है? अब मुझे लगता है अब आपको ये बातें क्लियर हो गई होंगी। ठीक है, एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास। अच्छा, ये तो मॉलिक्यूलर मास के टर्म में था बच्चों। मैंने अभी तक क्या पढ़ रखा है? मैंने अभी तक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी पढ़ा है, वो भी एक नहीं चार बूंदों वाला उजाला, ऐसा पढ़ चुके हम लोग, उजाला हो चुका है। तो यहां अगर मैं मॉलिक्यूलर मास के टर्म में ना लेके आपको कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के टर्म में लूंगा, तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी और मॉलिक्यूलर मास तो एक दूसरे के साथ इनवर्स रिलेशन रखते हैं।
तो यहां पर एबनॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी ऊपर आ जाएगा। कोलिगेटिव प्रॉपर्टी के टर्म में लेना होगा, तो इसी पॉइंट को पकड़ना ना, कंफ्यूज मत होना भैया। अगर कोलिगेटिव प्रॉपर्टी के टर्म में चाहिए तो एबनॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी न्यूमिनेटर में रहेगा और नॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी डिनोमिनेटर में आ जाएगा। ठीक, ध्यान समझना। अब ये एबनॉर्मल और नॉर्मल का मतलब क्या है? नॉर्मल मतलब प्योर स्टेट ऐसा मान लो, और एबनॉर्मल मतलब सॉल्यूशन बन गया है, मतलब उसमें केमिकल रिएक्शन के बाद की बात हो रही है। सॉल्यूट सॉल्वेंट आपस में मिलके इंटरैक्ट किए और सॉल्यूशन जनरेट कर दिए, तो दिस इज आफ्टर एक्सपेरिमेंट एंड दिस वैल्यू इज बिफोर एक्सपेरिमेंट। ठीक है, तो अगर मैं इसी चीज को ऐसा लेना चाहूं, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी किस पे डिपेंड करती है? नंबर ऑफ पार्टिकल्स पे। तो मैं क्या कहूंगा, नंबर ऑफ पार्टिकल्स, भैया एबनॉर्मल मतलब सॉल्यूशन का, ठीक है, क्योंकि एबनॉर्मैलिटी तो सॉल्यूशन के अंदर जनरेट होगी। तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन सॉल्यूशन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ पार्टिकल्स टेकन, मतलब जो पहले लिए गए थे, इसका मतलब क्या? बिफोर एक्सपेरिमेंट। और नंबर ऑफ पार्टिकल इन सॉल्यूशन का मतलब सॉल्यूशन तो तब बना है ना जब सॉल्यूट और सॉल्वेंट आपस में इंटरैक्ट किए और फाइनली हमको एट द एंड में क्या मिलता है? सॉल्यूशन। तो ये क्या है मेरा? आफ्टर एक्सपेरिमेंट। ठीक है, इन्हीं के रेशियो को आप क्या नाम देंगे? आई इज व्हाट? वांट ऑफ फैक्टर। याद करने का तरीका याद रखना बच्चों, आई समझ लो क्या है? एफिशिएंसी है। आई क्या है? एफिशिएंसी है, केमिकल रिएक्शन या जो सॉल्यूशन हो रहा है उसकी एफिशिएंसी है। और एफिशिएंसी हमेशा कैसे निकाला जाता है? आउटपुट डिवाइडेड बाय इनपुट, मतलब एक्सपेरिमेंट के बाद का रिजल्ट डिवाइडेड बाय एक्सपेरिमेंट के पहले आपने जो कंसीडर किया था उसका रिजल्ट। तो आई को आप क्या मान लेना? एफिशिएंसी, कभी नहीं भूलोगे। आउटपुट मींस आफ्टर एक्सपेरिमेंट रिजल्ट, इनपुट मींस बिफोर एक्सपेरिमेंट रिजल्ट। और यही रेशियो आपस में क्या कहलाएगा? वांट ऑफ फैक्टर आई। तो मुझे लगता है वांट ऑफ फैक्टर का जो डेफिनेशन है वो अब आप लोग इजीली क्लियर कर पाए। तीन पॉइंट है, एक मॉलिक्यूलर मास के, दूसरा कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। ये याद रहे तो ये ऑटोमेटिकली याद रहेगा। इसमें नॉर्मल बाई एबनॉर्मल, तो इसमें एबनॉर्मल बाई नॉर्मल, क्योंकि ये इनवर्स रिलेशन है। और जैसा कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है पार्टिकल का भी रिलेशन वैसा ही रहेगा। ठीक है बच्चों, चलिए इसको अब हम लोग बाय बाय बोलते हैं। अब हम एक काम करते हैं, रिलेशन लाते हैं हमारा अभी का। नेक्स्ट है रिलेशन of want of factor means what? I'm talking about I मतलब मैं, ठीक है, ये वाला I with different colligative properties, समझिएगा बात को। और ये जो अभी आप लोग रिलेशन पढ़ने वाले हैं भाई, ये रिलेशन ना आपको न्यूमेरिकल में भी यूज करना है, और आपके बोर्ड में, नीट में, जेई में ऐसे क्वेश्चन कंटिन्यू पूछे जाते हैं, तो इंपॉर्टेंट होने वाला है। करना ही कुछ नहीं है, ध्यान से समझना बस कि पहला अगर मैं पहली कोलिगेटिव प्रॉपर्टी लेता हूं, और वो मैंने क्या पढ़ा था? दैट वाज रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, यही था हमारा फर्स्ट कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। और वो क्या आता था? तो वो ये आता था पी नॉट ए माइनस पी ए अपॉन में पी नॉट ए इक्वल आता था एक्स बी, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। ये था आपका नॉर्मल। बट अगर इसमें वांट ऑफ फैक्टर अगर लाना है, चलिए एक काम करता हूं, मैं सारे कोलिगेटिव प्रॉपर्टी को पहले लिख देता हूं। दूसरा कोलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या था? एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, और वो क्या लेते थे आप लोग? डेल्टा टीबी इक्वल टू आप लोग लेते थे केवी इनटू मोलालिटी। याद आ रहा है? इसी को जब आप लोग सॉल्व करते थे, मोलालिटी की जगह पे आप लोग WB इंटू 1000 डिवाइडेड बाई MB इंटू WA ले लिया करते थे, कोई टेंशन वाली बात ही नहीं है। ये था आप लोग का एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। सेम इसी की तरह थर्ड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी आपने पढ़ा था, दैट वाज डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। सिंपल है। तो इसके लिए आप लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा था, डेल्टा TF इज इक्वल्स टू KF मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट इनटू मोलालिटी। ठीक, थोड़ा KF अच्छे से लिख दे रहा हूं। ओके,
तो जब आप इसको मोलालिटी का फॉर्मूला रखे थे, अगेन WB 1000 MB इनटू मास ऑफ सॉल्वेंट। और फोर्थ एंड द लास्ट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी आपने पढ़ा था ऑस्मोटिक प्रेशर का, है ना जी। ऑस्मोटिक प्रेशर में कहां पढ़े थे भैया, पाई इक्वल टू CRT, ठीक। बाकी उसको एक्सटेंशन किए थे तो अलग से बात आ गई थी। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप यहाँ पर एक बात समझना ना, ठीक है, क्या समझना कि ये था आपका नॉर्मल रिजल्ट, हल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का रिजल्ट। आपको इस बार उनका रिलेशन बनाना है किसके साथ, वॉन हॉफ फैक्टर के साथ। तो कुछ नहीं करना है, आप सबको पता है कि जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी होती है वो नंबर ऑफ पार्टिकल्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, और वॉन्ट ऑफ फैक्टर अपने आप में समझ लो नंबर ऑफ पार्टिकल्स को ही रिपोर्ट करने वाला है। मतलब ना कुछ नहीं करना, यहाँ बस कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी वॉन्ट ऑफ फैक्टर का ला के मल्टीप्लाई कर देना, बस आई क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, कुछ नहीं। अगर वॉन्ट ऑफ फैक्टर के रिलेशन में आंसर बनाना है तो आई का क्या हो जाएगा, बस मल्टीप्लाई, बन गया। यही रिलेशन है वॉन्ट ऑफ फैक्टर विद डिफरेंट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। उसमें वॉन्ट ऑफ फैक्टर आके सामने क्या होता है, मल्टीप्लाई हो जाता है, कहानी खत्म। कितना सिंपल है। तो अगर ये फॉर्मूला याद है तो ये तो तैयार हो गया रिजल्ट, ठीक। चलिए इसको आप लोग नोट कीजिए, और ये सारे रिजल्ट्स को हम लोग न्यूमेरिकल्स में भी यूज करेंगे। कैसे करेंगे देखेंगे अभी। फिलहाल एक टॉपिक और आपको थ्योरी में मैं पढ़ा दूं, इसको चलो मैं अब रब कर रहा हूं ना, हटा रहा हूं। अब दो इंपॉर्टेंट सेगमेंट है जो इस वीडियो का ना पूरा थीम है। देखो अभी तक हमने क्या क्या पढ़ा, हमने अब नॉर्मल मास का कॉन्सेप्ट जाना, फिर हमने वॉन्ट ऑफ फैक्टर क्या है, मतलब आई क्या है उसके बारे में समझा, फिर वॉन्ट ऑफ फैक्टर का कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के साथ रिलेशन जाना। सिस्टम को तोड़ तोड़ के अच्छे से क्लियर कर करके चलो ना, तब आपको एकदम अच्छे से क्लियर होगा, दिमाग में हमेशा के लिए स्टोर हो जाएगा। नहीं तो 4-5 टॉपिक पढ़ेंगे और समझ ही नहीं आएगा कि कौन आगे आया कौन पीछे आया, कौन सर है कौन पैर है, दिक्कत हो जाएगा, ठीक है। इसलिए पकड़ के चलो ना। अब हम हमारा आज की वीडियो का फोर्थ सेगमेंट पढ़ रहे हैं, और ये क्या पढ़ने वाले हैं, तो रिलेशन ऑफ वॉन्ट ऑफ फैक्टर। देखो मैंने अभी भी आपको बोला था, मतलब आई कि जो केमिकल रिएक्शन होंगे वो दो टाइप के लिए जाएंगे, या तो एसोसिएशन प्रोसेस हो जाए या तो डिसोसिएशन हो जाए। मतलब या तो दो मॉलिक्यूल्स आपस में जुड़कर एक हैवी और बड़ा मॉलिक्यूल बनाए, या एक हैवी मॉलिक्यूल सिंपल मॉलिक्यूल्स में सेपरेट हो जाए। तो जो भी प्रोसेस होगा, चाहे एसोसिएशन होगा चाहे डिसोसिएशन होगा, उसका एक अपना डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन होता है, क्योंकि हम इलेक्ट्रोलाइट लेते हैं सॉल्यूट के टर्म्स में, और हर इलेक्ट्रोलाइट का अपना क्या होता है, डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन होता है। अगर डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन हायर होगा तो हम बोलते हैं स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, अगर पुअर होगा लोअर होगा तो हम बोलते हैं वीक इलेक्ट्रोलाइट है। बात समझ में आ रहा है। जीरो हो जाएगा तो हम बोलेंगे नॉन इलेक्ट्रोलाइट है, लाइक यूरिया ग्लूकोज सुक्रोज नॉन इलेक्ट्रोलाइट में चले जाते हैं। तो वो सब किस पे डिपेंड करता है, डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन। क्लास 11th में आप लोग पढ़ते थे ना केमिकल इक्विलिब्रियम, आयनिक इक्विलिब्रियम चैप्टर में, वही कहानी यहाँ पर फिर से होगी कि अगर एसोसिएशन और डिसोसिएशन प्रोसेस हो रहा है तो उनका एक अपना डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन भी होगा। एसोसिएशन के लिए डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन को हम लोग डिग्री ऑफ एसोसिएशन बोल देंगे, और अगर प्रोसेस डिसोसिएशन हो रहा है तो हम उसको डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन को डिग्री ऑफ डिसोसिएशन का नाम देंगे। तो हम क्या कर रहे हैं, हमने अभी वॉन्ट ऑफ फैक्टर और कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के बीच का रिलेशन ला लिया। अब हम क्या कर रहे हैं, वॉन्ट ऑफ फैक्टर का रिलेशन ला रहे हैं विथ डिग्री, या कुछ बुक में इसको ऑर्डर भी बोल देगा ना, ऑर्डर ऑफ एसोसिएशन। एसोसिएशन मेरे प्यारे बच्चों, एसोसिएशन लिखते ही आप समझ गए कि अभी का जो मैं केमिकल रिएक्शन कंसीडर करूंगा वो केमिकल रिएक्शन किस टाइप का है, एक एसोसिएशन केमिकल रिएक्शन है, जिसमें छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स आपस में कंबाइन होके एक बड़ा मॉलिक्यूल बनाने वाले हैं। तो फॉर एग्जांपल मान लीजिए मैंने n मॉलिक्यूल्स ऑफ A लिया और वो आपस में कंबाइन होके AN बना दिए। पॉलीमराइजेशन टाइप का प्रोसेस हो गया भाई। पॉलीमर पढ़े हो ना कि भैया अगर आप लोग एथिलीन के n मॉलिक्यूल्स ले लो, अब ये n जो रहता है ना ये 1000 मिलियंस में रहता है, तो 1000 एथिलीन के मॉलिक्यूल्स मिलके क्या बनाते थे, याद आ रहा है आपको, पढ़े हो, पॉलीथीन बनाते थे। ये एथीन है और ये क्या बनता था, पॉलीथीन।
और पॉलीथीन की एक मॉलिक्यूल बनता था थाउजेंड ऑफ एथिलीन के एटम्स के मिलने के कारण। तो इसीलिए उस पॉलीमर को हम लोग यहाँ एन लिख देते थे, वही काम तो किया हूं मैं। तो ये Na मतलब A जो है वो N है, लास्ट में एक बड़ा मॉलिक्यूल बन गया 1 मोल ऑफ AN, पॉलीमर बन गया। क्लियर हुई बातें? अब मान लो t इक्वल टू 0 टाइम पे मैंने इसका कंसंट्रेशन 1 मोल ले लिया होगा, इसका कितना रहा होगा 0, क्योंकि भैया जब टाइम 0 है तो केमिकल रिएक्शन तो स्टार्ट ना हुआ ना। अरे स्टार्ट नहीं हुआ तो प्रोडक्ट का फॉर्म करेगा, जीरो करेगा, अंडा करेगा, और क्या करेगा। ठीक है, अब मान लो t इक्वल टू t टाइम बाद ये अल्फा मोल डिसोसिएट हो गया, बट सामने क्या लगा है n, इसलिए क्या हो गया n अल्फा। जो भी स्टोइकियोमेट्री लगी रहती है ना उसको मल्टीप्लाई कराना रहता है। इसके सामने क्या लगा था 1, इसलिए यहाँ पर केवल क्या बना अल्फा। मेरे प्यारे बच्चों यहाँ अल्फा n अल्फा है, क्या मैं इसको अगर अल्फा लिखूं इसका मतलब मैंने यहाँ पर n से डिवाइड किया है, तो इसको भी n से डिवाइड करना पड़ेगा। अरे सिंपल सी बात है, या तो आप n अल्फा और अल्फा लेके चल दो, या अगर आप इसको मोलर कंसंट्रेशन मतलब 1 मोल के लिए डिफाइन करना चाहते हो तो n से डिवाइड कर दिए दोनों को। अब फाइनली मुझे क्या मिलेगा, तो ध्यान देना ना, स्टार्टिंग में ये था इतना डिसोसिएट हो गया, मान लो मैंने 10 लीटर लेकर चला, 4 लीटर रिएक्शन में डिसोसिएट हो गया, बचा कितना 10 माइनस 4 6। बात समझ में आ रहा है ना? तो यहां भी कितना बचा, ये 1 माइनस अल्फा बचा। पहले 0 था, इतना प्रोड्यूस हुआ, कितना बना, तो भैया 0 प्लस अल्फा बाई एन मतलब अल्फा बाई एन। क्लियर? अगर मैं टोटल नंबर ऑफ मोल्स ला लूं, टोटल नंबर ऑफ मोल्स एंडिंग में क्या मिलेगा, मतलब उस सॉल्यूशन में ये भी पूरी तरह से तो 100% तो डिसोसिएट हुआ नहीं है, ठीक है, और ये भी पूरा 100% फॉर्मेशन हुआ नहीं है, तो टोटल मोल अगर चाहिए तो इसके मोल्स दैट इज 1 माइनस अल्फा प्लस इसके मोल दैट इज अल्फा बाई एन करना पड़ेगा। एक काम कीजिए आप लोग, ये जो 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा बाई एन आ रहा है, इस अल्फा बाई एन को मैं आगे तो लिख ही सकता हूं, ठीक है, माइनस क्या हो गया अल्फा। तो जब मैं इसको सॉल्व करूंगा मेरे प्यारे बच्चों, अल्फा आप लोग कॉमन कर दीजिए। जैसे ही आप लोग अल्फा कॉमन करेंगे तो एन टोटल की वैल्यू, एन टोटल या इसी को हम लोग एन फाइनल भी बोल सकते हैं ना, फाइनली इतना मिल रहा है हम लोगों को रिएक्शन होने के बाद, सॉल्यूशन बनने के बाद, तो वो कितना आ रहा है, तो दिस इज 1 प्लस अल्फा अगर कॉमन हो गया, अल्फा अगर कॉमन हो गया तो आप पाएंगे यहां से 1 बाई एन माइनस 1 आएगा। किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है? ठीक, ये मेरा फाइनल नंबर ऑफ मोल है, ये मेरा क्या है फाइनल नंबर ऑफ मोल्स। अब मेरे प्यारे बच्चों अगर मैं वांट ऑफ फैक्टर लूंगा, वांट ऑफ फैक्टर क्या था कि रिएक्शन के बाद के मोल्स डिवाइडेड बाय रिएक्शन के इनिशियल मोल्स, कितना फाइनली बचता है सॉल्यूशन में डिवाइडेड बाय कितना आपने इनिशियली कंसीडर किया था। और यही एन टोटल को तो मैंने अभी अभी आपको बोला था ना, एन टोटल ही हमारा क्या है एन फाइनल। तो इस एन टोटल की जगह पे हम लोग रख दिए 1 प्लस अल्फा 1 बाई एन माइनस 1 डिवाइडेड बाय इनिशियली आपने कितना कंसीडर किया था, ओनली 1 मोल, ओनली 1 मोल। तो यहां से आप लोगों ने सॉल्व किया, आपको i की वैल्यू आई 1 प्लस अल्फा 1 बाई एन माइनस 1। प्यारे बच्चों ये i, ये प्लस 1 इधर आ गया, i माइनस 1 हो गया ना, i इक्वल टू, तो ये आया अल्फा 1 बाई एन माइनस 1। तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कितना आएगा, सॉरी डिग्री ऑफ एसोसिएशन कितना आया, अल्फा की वैल्यू कितनी आई i माइनस 1 अपॉन में 1 बाई एन माइनस 1। दिस इज द फाइनल रिजल्ट। ठीक है, कोई बच्चे इसको अच्छे से सॉल्व करना चाहे, एलसीएम ओलसीएम अगर लेकर बनाए तो दिस इज i माइनस 1, नीचे आया 1 माइनस एन अपॉन एन, और वो n क्या हो जाएगा ऊपर आके मल्टीप्लाई कर जाएगा, तो ये भी एक रिजल्ट बन गया। और ये ऑलरेडी ना नीट में जेई में डायरेक्ट ये फॉर्मूला भी पूछा हुआ है। ठीक है, तो क्या हुआ कैसे हुआ, प्रोसेस कितना इजी है, बशर्ते आपको थोड़ा सा दिख रहा है कि अरे सर ये लंबा लंबा प्रोसेस है, कोनो दिक्कत नहीं है भाई। फाइनल मॉलिक्यूल्स निकालना है, इनिशियल मॉलिक्यूल्स पता है आपको, डिवाइड करके वांट ऑफ फैक्टर ले आना है। तो आपका जो अब रिजल्ट आ रहा है ना, ये डिग्री ऑफ एसोसिएशन और किसके बीच में आ रहा है, वांट ऑफ फैक्टर, इसीलिए तो हेडिंग ही डाला था, रिलेशन बिटवीन वांट ऑफ फैक्टर एंड डिग्री ऑफ डिसोसिएशन एसोसिएशन। तो इसको आप लोग पूरा नोट करो। अब मैं दूसरे केस पे आऊंगा। अब हम किस प्रोसेस के लिए बात करेंगे बच्चों, ये नोट कर लो। ठीक, अब हम बात करेंगे डिसोसिएशन रिएक्शन के लिए।
डिसोसिएशन रिएक्शन। तो अब ये एसोसिएशन वाला मुझे लगता है सबने नोट कर लिया है। ये पूरा रिजल्ट याद रखना ना, ठीक है। अगर यहाँ पर n-1 करना चाहते हो तो ये भी 1 - i हो जाएगा, नोटिस कर लेना उस बात को। चलो अब हमारा प्रोसेस जस्ट अपोजिट होने वाला है। अब हम उस रिएक्शन के लिए पढ़ेंगे जिसका नाम है डिसोसिएशन रिएक्शन। एसोसिएशन के लिए तो हमने रिजल्ट ला लिया, डिसोसिएशन वाला उतना बड़ा नहीं होगा, एक कतई आसान है। देखो डिसोसिएशन ले रहे हैं, इसका मतलब कि मैं A लिया हूं, उससे मेरा मान लो n मोल B बन रहा है, ठीक है। एक बड़ा सा मॉलिक्यूल n छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में टूट रहा है। अब वो जो छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स है वो पहले वाले की तरह नहीं है ना, इसलिए उसको A तो इसको B ले लिया, अलग अलग हो जाएंगे। फिर से वही बात है, टाइम 0 पे मान लो मैंने इसका कंसंट्रेशन 1 मोल लिया होगा तो ये क्या हो गया होगा 0, क्योंकि रिएक्शन स्टार्ट ही नहीं हुआ है ना। तो प्रोडक्ट कितना बनेगा, 0 तो बनेगा, और क्या बनेगा। और t इक्वल टू t टाइम पे अगर मैं जाऊंगा तो मान लो ये अल्फा मोल डिसोसिएट हुआ होगा, तो ये कितना बना होगा n अल्फा, जो स्टोइकियोमेट्री सामने रहती है ना उसको मल्टीप्लाई कराना है। अब फाइनली हम लोगों को कितना मिला होगा, तो भैया ये तो कंसंट्रेशन इसका घटा होगा, इसका क्या होगा, बढ़ा होगा। अगर फाइनली नंबर ऑफ मोल या टोटल नंबर ऑफ मोल अपने को चाहिए तो वो हो गया 1 - अल्फा प्लस n अल्फा। ध्यान दीजिएगा, दिस इज 1 प्लस n अल्फा को मैं आगे लिख रहा हूं माइनस अल्फा, आगे पीछे तो लिख सकते हैं। तो यहां से आप सॉल्व किए ना, अल्फा हो गया कॉमन, अंदर क्या है 1 - n, दिस इज द फाइनल नंबर ऑफ मोल। मतलब सॉल्यूशन बनने के बाद आपको इतने मोल मिल रहे हैं, और ये रिजल्ट को आप याद रखेंगे बच्चों, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट, कि अगर आपका रिएक्शन डिसोसिएशन वाला है, मतलब एक सॉल्यूट जाके सॉल्वेंट में डिसोसिएट हो रहा है, ठीक है। जैसे मान लो KCl है और वो गया सॉल्यूशन में और K प्लस और Cl माइनस में ब्रेक किया, उस समय जो फाइनल नंबर ऑफ मोल्स आते हैं वो कितने आते हैं, तो 1 प्लस अल्फा इंटू n-1। n क्या रहेगा, उसके टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स रहेंगे, ठीक है, या आयंस रहेंगे। जैसे KCl में टोटल कितने आयन बन रहे हैं 2, तो n की वैल्यू हो गई 2, कहानी खत्म, ठीक। अब ध्यान दीजिएगा, इसकी वैल्यू मुझे कंसीडर करनी है किसके साथ, वांट ऑफ फैक्टर के साथ। तो वांट ऑफ फैक्टर I इज इक्वल टू, आप सॉरी हाँ ठीक तो जा रहे हैं। वांट ऑफ फैक्टर I क्या होता है, फाइनल मोल्स डिवाइडेड बाय इनिशियल मोल। आफ्टर एक्सपेरिमेंट कितने मोल्स आए डिवाइडेड बाय इनिशियल पार्टिकल्स, है ना, कितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स आ रहे सॉल्यूशन में डिवाइडेड बाय कितना आपने शुरू में लिया था। तो ये फाइनली तो कितने आ रहे हैं, 1 प्लस अल्फा n-1 आ रहे हैं, और इनिशियली आपने कितना लिया था, ओनली 1। तो आप यहां से पाएंगे I इक्वल टू 1 प्लस अल्फा इंटू n-1। ये 1 इधर भेज दो मेरे प्यारे बच्चों, तो I-1 इज इक्वल टू अल्फा इंटू n-1। तो अल्फा का फाइनल रिजल्ट क्या आ गया, I-1 अपॉन n-1। तो दिस इज द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन का रिलेशन है वांट ऑफ फैक्टर के साथ। याद रखना, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन में I-1 अपॉन n-1 था, और जब आप एसोसिएशन का केस ले रहे थे तो वहां पर 1/n था। ये पॉइंट आप लोग नोटिस कर लेना ना, ठीक है। यहाँ पर n-1 है और वहां पर 1/n-1 था। तो दिस इज द फाइनल रिजल्ट फॉर द एसोसिएशन एंड डिसोसिएशन केमिकल रिएक्शन। तो आप लोग इसको नोट करो। अब इसके न्यूमेरिकल्स कैसे आते हैं वो मैं अभी आप लोगों को दिखाऊंगा, तब आपको एक एक चीज क्लियर हो जाएगी। पर अभी तक हमने सारी चीजों को सिस्टम से पढ़ा। पहले अब नॉर्मल मास क्या है वो जाना, फिर वांट ऑफ फैक्टर का डेफिनेशन I क्या होता है वो समझा, कि रेशियो होता है फाइनल रिजल्ट अपॉन इनिशियल रिजल्ट, और फिर वांट ऑफ फैक्टर का कोलिगेटिव प्रॉपर्टी से क्या रिलेशन है। फिर हमने पढ़ा वांट ऑफ फैक्टर का रिलेशन डिग्री ऑफ डिसोसिएशन एज वेल एज डिग्री ऑफ एसोसिएशन के साथ। तो इतनी चीजों को हमने पढ़ा है अभी। अब हम लगाएंगे सवाल, ठीक। हाँ जी, 2 सवाल है, ठीक है। अभी जो आपने रिलेशन पढ़ा था ना डिग्री ऑफ एसोसिएशन डिसोसिएशन का वांट ऑफ फैक्टर के साथ, उसी से रिलेटेड है, और दोनों सवाल जेईई मेंस में आ चुका है, ठीक है। तो कितना सिंपल सिंपल सवाल पूछता है कभी कभी, ठीक है। एक तो आप लोग प्रोसेस के थ्रू बनाएंगे, और दूसरा मैं आपको तरीका सिखाऊंगा कि बिना पेन उठाए, ये लग रहा होगा ना इतना बड़ा बड़ा सवाल एग्जाम में अगर अचानक से आ जाता है ये बड़ा बड़ा ऑप्शन के साथ, तो बच्चे लोग को लगेगा ये दाई ये दादा कहाँ से आ गया। देखना बिना पेन उठाए आप लोग इसको सॉल्व करोगे, ठीक है। सीखते हैं पहले। हमको क्या बोल रहा है, इफ अल्फा इज द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ Na2SO4 सोडियम सल्फेट है, देन वांट ऑफ फैक्टर I इज, वांट ऑफ फैक्टर का I का एक्सप्रेशन पूछा है इन टर्म्स ऑफ अल्फा। तो प्यारे बच्चों आपको करना क्या है, पहले तो आप लोग कंपाउंड लो,
और उसको आप लोग ब्रेक करो। तो जैसे ये ब्रेक होगा तो ये 2 टाइम्स Na प्लस SO4 माइनस 2 में टूटेगा। t इक्वल टू 0 टाइम पे मान लो ये 1 था तो ये लोग 0 0 थे। t इज इक्वल टू t टाइम पे इसके सामने 1 है स्टोइकियोमेट्री मतलब ये अल्फा, इसके सामने 2 है तो ये है 2 अल्फा, और इसके सामने फिर से 1 है तो ये भी क्या हो गया अल्फा। फाइनल कितना आने वाला है, तो फाइनल ये देखिए ये तो रिएक्टेंट है, घटेगा डिक्रीज करेगा तो दिस इज 1 माइनस अल्फा, ये दोनों ऐड हो गए अल्फा और ये भी अल्फा। फाइनल नंबर ऑफ मोल्स कितना आया, तो 1 माइनस अल्फा प्लस 2 अल्फा प्लस अल्फा। सॉल्व करने पे हमें फाइनल मोल्स कितने मिल रहे हैं, 1 प्लस 2 अल्फा। भैया आई वांट ऑफ फैक्टर क्या होता है, फाइनल नंबर ऑफ मोल्स मतलब सॉल्यूशन आफ्टर एक्सपेरिमेंट, जब सॉल्यूशन बनता है ना उस समय नंबर ऑफ पार्टिकल्स डिवाइडेड बाय इनिशियल। तो भैया फाइनली कितना आया है 1 प्लस 2 अल्फा, और इनिशियली आपने कितना कंसीडर किया था 1, तो आई की वैल्यू कितनी आ गई 1 प्लस 2 अल्फा। क्या कोई ऑप्शन है, बिल्कुल है, सीधे मार देगा बच्चे यहाँ पे। एक तो ये तरीका है पर ये तरीका थोड़ा सा और लग रहा है, ठीक है बच्चों। तो आप क्या करना, आप ना कंपाउंड को देखना, एक जो दूसरा तरीका मैं अभी आप लोगों को सिखा रहा हूं, फिलहाल आप लोग ये नोट कर लो, नोट कर लिए वीडियो रोक के। अब ध्यान दीजिएगा ये सब मैं अब हटा रहा हूं, ये सब हटाओ, मैं बस ना कंपाउंड देख के बिना पेन उठाए आंसर करने वाला हूं, ध्यान देना। Na2SO4 है, जब मैं इसको ब्रेक करूंगा ना तो ये कैसे टूटा, 2 टाइम्स Na प्लस ऑफ सल्फेट आयन। आपने नंबर ऑफ आयन लाओ, नंबर ऑफ आयन मतलब N की वैल्यू वो कितनी हो गई 3 हो गई, सीधी सी बात है क्या हो गई 3 हो गई। आपने पढ़ा है, आपने डिसोसिएशन वाले प्रोसेस के लिए पढ़ा था ना भैया, अगर डिसोसिएशन रिएक्शन होता था तो वांट ऑफ फैक्टर क्या आता था 1 प्लस अल्फा n माइनस 1। n की वैल्यू आपने नंबर ऑफ आयंस इस कंपाउंड को ब्रेक करते ही ला लिया था, तो दिस इज 1 प्लस अल्फा 3 माइनस 1। सॉल्व करो देखो 1 प्लस 2 अल्फा आया है कि नहीं आया, आ गया आंसर। तो बिना पेन उठाए आप लोग कंपाउंड मात्र देख के आंसर रिपोर्ट कर सकते हो, है ना आसान। ठीक है, तो घबराओ मत कि ये लंबा चौड़ा केमिकल प्रोसेस होने के बाद हमारा ये आंसर आएगा। तरीके होते हैं और ट्रिक्स भी होते हैं, ठीक है, और ट्रिक्स कोई नए ट्रिक्स नहीं होते हैं भैया, जो रिजल्ट होता है ना उसी को आप लोग बहुत बार जब सवाल की प्रैक्टिस करोगे ना तो वो रिजल्ट ही आपके दिमाग में इतना तेज आएगा ना कि वो ट्रिक का काम कर देगा। बिना पेन उठाए उड़ा देते 1 प्लस 2 अल्फा आ रहा है, जैसे इसका आराम से बना सकते हो आप। क्या पूछ रहे हैं इस सवाल में, ये भी यही मेंस का ही क्वेश्चन है, पूछा है द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ अ वीक इलेक्ट्रोलाइट AxBy। क्या पूछ दिया बच्चों, AxBy। AxBy को जब मैं ब्रेक करूंगा तो ये कुछ ऐसा टूटेगा प्लस y मोल ऑफ B माइनस x। अगर मैं सीधे सीधे नंबर ऑफ मोल्स ले लिया ना, ठीक है, या नंबर ऑफ आयंस ले लिया सीधे, नंबर ऑफ आयंस अगर मैं सीधे लिया n की वैल्यू तो वो आप सब लोग साफ देख पाएंगे x प्लस y होगा। पॉजिटिव आयन x है, नेगेटिव आयन y है। कौन सा प्रोसेस पे बात कर रहा है, डिसोसिएशन। तो भैया अगर डिसोसिएशन प्रोसेस के लिए बात हो रही है तो डिसोसिएशन में तो हम सबको पता है कि I की वैल्यू होती है 1 प्लस अल्फा इंटू n माइनस 1। मतलब आप सीधे रखिए 1 प्लस अल्फा n की जगह पे x प्लस वाई माइनस 1, ये मेरा हो गया I। और आपको रिजल्ट किसका चाहिए, आपको रिजल्ट चाहिए अल्फा का। देखो ना सवाल में बोला ना द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा ऑफ अ वीक इलेक्ट्रोलाइट AxBy इज रिलेटेड टू वांट ऑफ फैक्टर I बाय द एक्सप्रेशन। अल्फा चाहिए आपको तो अल्फा ला लो, I माइनस 1 यहां से हो गया इक्वल टू अल्फा x प्लस वाई माइनस 1। तो अल्फा का वैल्यू कितना आया I माइनस 1 अपॉन x प्लस वाई माइनस 1 का कौन ऑप्शन है I माइनस 1, हाँ बिल्कुल पहला ही ऑप्शन है, कहानी खत्म। तो ऐसा तो क्वेश्चन आएगा, और ये क्वेश्चन बनना चाहिए ना क्योंकि उतना डिटेल में हम चीजों को जाके पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो चलिए नोट कर लीजिए, दोनों क्वेश्चन जेईई मेंस में आया हुआ, हालांकि एक दो क्वेश्चन और आए थे बट प्रैक्टिस करना मैं बाद में बोलता हूँ, आपका काम है, ठीक है, मैं बस आपको पैटर्न दिखा रहा हूँ, चलिए नोट कीजिए। तो चलिए प्यारे बच्चों ये नीट में आया हुआ एक सवाल है, बड़ा प्यारा सा सवाल है। क्या बोल रहा है 0.5 मोलर एक्वस सॉल्यूशन ऑफ अ वीक एसिड HX is 20% ionized
अच्छा ये 20% आयोनाइज्ड का मतलब ना वो डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन दे दिया है, कितना 20%। अगर मैं इसको नंबर मिलूंगा तो ये 0.20 आ जाएगा, और क्या 20/100 कर दिया तो 0.20 या 0.2 बोल सकती हो। If kf of water is 1.86 केल्विन केजी पर मोल, अच्छा kf भी दिया है, अच्छी बात है भाई, kf कितना दिया है 1.86, चलो यूनिट लिख देता हूं मैं, ठीक है ज्यादा हो गया एक ठोक। The lowering in freezing point of solution is, lowering बोले या डिप्रेशन बोले दोनों का मतलब तो डिक्रीमेंट ही होता है, तो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट के बारे में बात कर रहा है, बस घुमाने बस के लिए लोअरिंग वर्ड यूज कर दिया है। नीट का है तो ऑब्वियस सी बात है थोड़ा बहुत इधर उधर एडजस्ट करेगा ही, कंफ्यूज करने की कोशिश करेगा ही। तो इतना दो डाटा हम लोग को दिया है। चलो बच्चों HX में आ जाता हूं मैं। HX को अगर मैं ब्रेक करता हूं तो आपको पता है ये H प्लस और X माइनस में टूटेगा। अगर मैं इसका I लाऊं तो आप सबको पता है वो 1 प्लस अल्फा इंटू n माइनस 1 करना ना, सिंपल सी बात है। और n क्या होता है, n होता है नंबर ऑफ आयंस। यहां के लिए आप लोग साफ साफ समझ पा रहे हो, नंबर ऑफ आयंस कितने आ गए हैं, 2 आ गए हैं। तो I कितना आया है, वो है 1 प्लस अल्फा ब्रैकेट में 2 माइनस 1, मतलब I की वैल्यू है 1 प्लस अल्फा। तो यहां से मुझे सीधे सीधे I मिल गया, कितना मिल गया 1 प्लस अल्फा की वैल्यू ला चुका हूं 0.20, तो I मिला है 1.20। आपसे बोल रहा है लोअरिंग इन फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन मतलब डेल्टा टीएफ, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट लाओ, और वो होता क्या था केएफ इनटू मोलालिटी। अच्छा मोलालिटी तो दिया है क्वेश्चन में, मोलालिटी तो दिया है फर्स्ट ही लाइन में 0.5 मोलर, ये नॉर्मल होता था। बट जब भी वांट ऑफ फैक्टर आता है, जब भी वांट ऑफ फैक्टर की वैल्यू जब हम यूज करने लगते हैं तब इसी फॉर्मूले में सामने आप लोग किसका मल्टीप्लाई करा देते हो, आई का। यही बात तो मैं पूरा सिखाया और बोला भी था इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल आएगा, देखो नीट पूछ भी दिया है कि नहीं। तो बस डेल्टा टी, अब बोर्ड में भी ये खूब आता है ना, याद रखिए आपके 12th के बोर्ड एग्जामिनेशन में रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर और ओस्मोटिक प्रेशर और वांट ऑफ फैक्टर से रिलेटेड सवाल सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं ना इस चैप्टर में, ठीक है। आप प्रीवियस ईयर के पेपर बनाएंगे तो आपको ये बात पता चलेगी, अब मैं डायरेक्टली बता दिया। तो I की वैल्यू तो आपके पास बच्चे पता है कितनी 1.20 इंटू KF गिवन है 1.86 इंटू मोलालिटी है 0.5। चलिए ध्यान देंगे ना कैसे, इस 0.5 को मैं 1/2 लिख सकता हूं बेशक। तो आप इसको ऐसा समझिए, इसको 12 मान लीजिए और ये 1/2 है, कैंसिल होके कितना बचेगा 6, और ये है 18 इंटू 6 112 के आसपास का कोई ऑप्शन चेक कीजिए, है हो गया आंसर। तो आप डेल्टा टी सॉल्व करते बैठे रहिए, इसीलिए आप लोग को थोड़ा कैलकुलेशन में फास्ट होना होगा। अब मैं बार बार बोलता हूँ कैलकुलेशन ऑब्जेक्टिव में अगर ऑप्शन में दे दिया क्वेश्चन तो कहानी खत्म है ना, ठीक है। अच्छा ये लोअरिंग बोला है, लोअरिंग फ्रीजिंग पॉइंट कितना डिक्रीज करेगा, जब ये पहले ही लोअरिंग बोल दिया है तो आप इसी को लीजिए। यहाँ माइनस प्लस बस इसलिए लगाया है कि बस ये बता रहे हैं कि लोअरिंग हो रहा है या नहीं हो रहा है, बट स्टेटमेंट ही ऐसा है, तो आप सीधे सीधे 1.12 केल्विन यहाँ से आंसर ले सकते हैं। इतना लोअरिंग हो रहा है मतलब इतना डिक्रीमेंट हो रहा है, ठीक है। चलिए नोट कर लीजिए। डियर स्टूडेंट ये क्वेश्चन है 2018 आईआईटी मेंस में आया हुआ है, मतलब जस्ट 1-2 साल पहले, और ये सवाल इतना प्यारा सवाल है ना कि इसको, ये कॉन्सेप्ट ओरिएंटेड क्वेश्चन है, और ये समझ लो कि मुझे इतना पसंद आया था कि मैं सोचा भी था अपने लेक्चर में तो जरूर इस क्वेश्चन को डील करवाऊंगा, क्योंकि हमने क्या पढ़ा है नहीं पढ़ा है ना वो बात यहाँ क्लियर होगी। क्या बोल रहा है बच्चों, क्वेश्चन है फॉर 1 मोलर, मोलालिटी 1 दे दिया है, टेंशन की बात ही खत्म कर दिया है, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड, बहुत सारे कंपाउंड दिए हैं, which one will show highest freezing point, आपसे पूछा गया है हाईएस्ट फ्रीजिंग पॉइंट इन चारों में से किसका है। आप लोग को लग रहा होगा यार ये तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के क्वेश्चन है ना, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का मैंने पहले से ही वीडियो अपलोड करा रखा है, ठीक है। पर प्यारे बच्चों ये क्वेश्चन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड चैप्टर से नहीं आया है, ये सॉल्यूशन चैप्टर का क्वेश्चन है। कैसे, तो आपको अभी अभी हमने ये बात सिखाई कि भैया जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी होती है
जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी होती है, आप सबने ये देखा था कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हुई थी नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स या नंबर ऑफ पार्टिकल्स के, है ना। अभी तो आज के ही लेक्चर में हमने देखा कि जिसके सॉलिड पार्टिकल के नंबर पे ही तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी डिपेंड करती है, नेचर पर नहीं करती। ठीक, जितना ज्यादा नंबर ऑफ सॉलिड पार्टिकल रहेगा कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी भी उतनी हायर रहेगी। आपने ये भी रिलेशन देखा ना, डेल्टा टीबी इज इक्वल्स टू क्या है, आई इंटू के बी इंटू एम। मतलब कहीं ना कहीं डेल्टा टीबी आई पे डिपेंड कर रहा है, और आई ही क्या है, वांट ऑफ फैक्टर, और ये नंबर ऑफ सॉलिड पार्टिकल्स से रिलेटेड है। और इसकी तो वैल्यू ही आती थी ना, फाइनली नंबर ऑफ कितना आता है डिवाइडेड बाय इनिशियल नंबर कितना आता है। मतलब आप साफ साफ समझ पा रहे हो कि जो भी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी होती है वो डिपेंड करती है किस पे, आई पे। और आई क्या है, अपने आप में एक नंबर ही तो है। बात समझ पे आ रहा है। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप यहां से एक बात समझिए कि अगर यहां पर बात हो रही है किसकी, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आई के आया है। इसका मतलब जब आई की वैल्यू इंक्रीज करेगी तब जो बॉइलिंग पॉइंट है वो भी क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। क्लियर हुआ। पर यही देखो, ये कॉन्सेप्ट है ना, ये कॉन्सेप्ट है। यहां पर मैं एक और दूसरा कॉन्सेप्ट बता रहा हूं, पर जब आप इसके बारे में पढ़ते हैं, इसको क्या पढ़ते हैं, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। डेल्टा टीएफ क्या पढ़ाता है, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। और डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट ना डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया आई के। समझना, वर्ड को पकड़ो, ये है एलिवेशन, ये एलिवेशन है। तो जब भी आई बढ़ेगा तो एलिवेशन बढ़ेगा, एलिवेशन बढ़ेगा मतलब फाइनल वैल्यू क्या हो रही है, बढ़ रही है। मतलब आई के बढ़ने के साथ बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ता है। अब ध्यान से देखो, तो ये है आप लोग का कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी हमेशा आई के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, ये कॉमन सी बात है। बट इस कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का नाम है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। और डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट आई के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आया है। मतलब आई की वैल्यू जितनी ज्यादा हायर होगी वो और ज्यादा डिप्रेस करेगा ना, वो और ज्यादा डिप्रेस करेगा। मतलब वैल्यू उसकी जो फ्रीजिंग पॉइंट की वैल्यू है वो पहले से और ज्यादा डिप्रेस कर जाएगी, मतलब फ्रीजिंग पॉइंट और घटेगा। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। ऊपर ऊपर से पढ़ने से ये लगता है कि जैसे आई बढ़ेगा फ्रीजिंग पॉइंट भी बढ़ेगा, पर बेटा नोटिस करो, फ्रीजिंग पॉइंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं है, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो जितना आई बढ़ाओ उसको, फ्रीजिंग पॉइंट को और डिप्रेस करो। डिप्रेस करो मतलब वैल्यू क्या कर रहे हो, -2 से -3, -3 से -4 ले जा रहे हो। फ्रीजिंग पॉइंट की वैल्यू डिक्रीज होती है और बॉइलिंग पॉइंट की वैल्यू इंक्रीज होती है। ये पॉइंट मुझे लगता है आप लोग कैच कर पाए। और ये याद रखना ना, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि इससे रिलेटेड अब क्वेश्चन आ रहा है। मात्र 2 साल पहले आया है ये, तो ट्रेंड में आ गया ना, ऐसे ही क्वेश्चन आप पूछ सकता है। अब ध्यान से देखना, ये पॉइंट तो आपको क्लियर हुआ कि जैसे जैसे आई की वैल्यू बढ़ेगी, आप साफ साफ समझ पाए उसकी फ्रीजिंग पॉइंट उतनी मिनिमम होगी। और हमें क्या चाहिए, हाईएस्ट फ्रीजिंग पॉइंट। मतलब आई की वैल्यू यहां पर क्या होनी चाहिए, मिनिमम। अब एक काम करो बच्चों, इस कंपाउंड को ना ब्रेक करो, तो आप लोग साफ साफ समझिएगा। जब मैं इसको ब्रेक करूंगा ना तो ये कैसे टूटेगा, तो ये एक केटायन बनाएगा जो केटायन कॉम्प्लेक्स केटायन कहलाएगा। और साथ में क्या हो रहा है, 3Cl-। तो यहाँ टोटल नंबर ऑफ आयंस कितने आ रहे हैं, 4। तो आई की वैल्यू आप लोग ले लो 4। ये ऑप्शन ए का था। ऑप्शन बी के लिए जा रहा हूं मैं। जब मैं इसको ब्रेक करूंगा, ठीक है, एक Cl अंदर आ गया ना, ठीक है, ऑप्शन बी में Cl2H2O है। इसको जब आप ब्रेक करेंगे ना तो आपको इस वाटर से कोई लेना देना नहीं है, ये तो बस हाइड्रेटेड केस है। ठीक है, एक काम करता हूँ ना, मैं डायरेक्टली इसको यहाँ पर ले आता हूँ। कैसे ब्रेक होगा, तो ये होगा COH2O 5Cl पे +2 चार्ज आएगा और यहाँ पर आ जाएगा 2Cl-। ये बगल में वाटर लगा, उससे हम लोग को कोई लेना देना नहीं है। तो आप यहां से समझ पा रहे हैं टोटल आयंस कितने बने, तो 2 एनायंस बने और एक केटायन बना। टोटल आई की वैल्यू कितनी आ गई, 3 आ गई। इसके लिए चलिए चेक करते हैं। जब मैं इसको ब्रेक करूंगा तो ये हो जाएगा COH2O 4Cl2, बाहर केवल एक Cl है तो यहाँ पर आएगा Cl- करके, इस पे क्या आएगा +1। बगल में वाटर लगा, उससे हमको कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि वाटर कोई न्यूट्रल है भाई, कोई केटायन एनायन तो बना नहीं रहा। तो इस बार एक एनायन आया, एक केटायन आया, टोटल आई की वैल्यू कितनी कंसीडर हो गई, 2।
और जब आप बात इसकी करेंगे, तो इसकी जब आप बात कर रहे हैं प्यारे बच्चों, तो ये कैसे ब्रेक करेगा, ये ऐसा ब्रेक करेगा कि वाटर बाहर चले जाए। ठीक, तो भैया वाटर बाहर जाने से कोई केटायन आयन बनता नहीं है, मतलब इस बार आई की वैल्यू कितनी आई, केवल 1 आई, केवल यही एक आयन कंसीडर किया जाएगा। तो आपको बताना था कि हाईएस्ट फ्रीजिंग पॉइंट किसकी आएगी, हाईएस्ट फ्रीजिंग पॉइंट उसकी आएगी जिसकी आई की वैल्यू मिनिमम है। यही कॉन्सेप्ट मैंने तो अभी सिखाया आपको, क्योंकि ये डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट को सपोर्ट करता है। तो जितना हायर आई उतना लोअर फ्रीजिंग पॉइंट, जितना लोअर आई उतना हाईएस्ट फ्रीजिंग पॉइंट। तो हाईएस्ट फ्रीजिंग पॉइंट किसका आया, डी का आया। ये क्वेश्चन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का नहीं, सॉल्यूशन चैप्टर का था, और कितना प्यारा और मजेदार क्वेश्चन था, नया कॉन्सेप्ट सिखा गया। यही चीज बच्चों अगर हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट पूछ देता, तो उस समय तो आपको जिसकी आई की वैल्यू मैक्सिमम आई थी उसके लिए लेना था। हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट इसका आएगा, हाईएस्ट फ्रीजिंग पॉइंट इसका आएगा। ठीक है, तो होप सो ये कॉन्सेप्ट आप सबको समझ में आया होगा। और आपको वीडियो कैसा लग रहा है, मैं बार बार बोल रहा हूँ, कमेंट करके जरूर बताओ। ठीक है, क्योंकि उसी से हमारा कन्वर्सेशन होना है ना, उसी से हमारा कम्युनिकेशन होना है। तो मिलते हैं, आज ये सॉल्यूशन वाला चैप्टर कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट क्लास से नए चैप्टर नए दौर के साथ एक नई शुरुआत करेंगे। तब तक के लिए खुद का खूब ख्याल रखो, खूब पढ़ाई करो, और जो भी डाउट आता है उसको आप कमेंट में सेंड कीजिए। ठीक है, भले ही कोई वीडियो में वो क्वेश्चन हुआ हो या ना हुआ हो, आपको जो भी डाउट आता है आप सेंड कीजिए। मैं उस पर एक शॉर्ट वीडियो आपके डाउट के लिए अलग से बना के अपलोड करूंगा, ताकि आप पढ़ाई करें ना तो उसके बीच में कभी भी कोई दिक्कत ना आए, एक फ्लो मेंटेन रहे। मिलते हैं बच्चों अगले क्लास में। हैव अ वेरी ग्रेट डे।